Hello, my dear aspirants of RPC Grade 2. Welcome back to Literature IQ Education. Today, we are going to discuss about a poem that is A Song for St. Cecilia's Day, written by John Dryden. And this poem has a subtitle named The Power of Music. Dryden himself told that कि जो म्यूजिक है वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट का ही नहीं बल्कि हमारी जो सोल है या फिर हमारे जो पैशंस है, इमोशंस है, उनको भी अपलिफ्ट करने का काम करता है। तो इस पोम में जो है उसी पावर की जो है बात की गई है कि किस प्रकार से जो है इस हेवन का क्रिएशन हुआ विद द पावर ऑफ म्यूजिक। इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा वी आर गोइंग टू डिस्कस। In the next 2 to 6 stanzas, we are going to discuss about the instruments that evoke emotions or passion in human beings. And in the last stanza, we are going to discuss that how the universe or how the creation, how the universe is going to be declined or going to be doomsday. Okay, so with the help of the music, we can create the universe, and also the music is responsible for the destruction of the universe. So we are going to discuss each and every detail about this poem. But before that, let's discuss about the John Dryden, the poet itself. जो poet जो हैं वो यहाँ पर आपको पता है कि इस पोएम के थ्रू जो है हमें पावर ऑफ म्यूजिक के बारे में बताएंगे। बट आपको जो है एक चीज पता होनी चाहिए कि जॉन ड्राइडन जो है वो खुद जो है एक पोएट लॉरिएट रहे हैं। एक फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट की अगर हम बात करें तो वो हैं जॉन ड्राइडन। और जॉन ड्राइडन जो है ये रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर माने जाते हैं। आपको पता होगा जॉन ड्राइडन जो है वो रेस्टोरेशन पीरियड है उसके राइटर माने जाते हैं, या इसको हम नियो क्लासिकल पीरियड भी कह सकते हैं। तो जॉन ड्राइडन जो है जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो रेस्टोरेशन राइटर हैं। उनको फर्स्ट पोएट लॉरिएट, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट भी कहा जाता है। आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। इन्होंने जो है ये पोएम लिखी थी वो 1687 में लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन 1687 फॉर द फेस्टिवल ऑफ सेंट सिसिलिया। एक्चुअली क्या था कि सेंट सिसिलिया जो है उनके ऊपर 1683 में एक म्यूजिक कंपोज किया गया था, एंड उनको सेलिब्रेट करने के लिए सेंट सिसिलिया को 22 नवंबर, ये आपको डेट भी ध्यान रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है। 22 नवंबर 1983 को जो है वो सेंट सिसिलिया का पहली बार आप कह सकते हो इनके ऊपर एक जो है म्यूजिक कंपोज किया गया था। एंड आफ्टर दैट पहली बार जो पोएम लिखी थी वो पोएम जो है वो इन्हीं के डे को सेलिब्रेट करने के लिए 22 नवंबर 1987 को जॉन ड्राइडन ने 1987 को जॉन ड्राइडन ने इस पोएम को कंपोज किया। सो ये फैक्ट जो है ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपको जो है एक और चीज याद रखनी है कि सेंट सिसिलिया जो थी वो कौन थे? पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिक एंड इन्वेंटर ऑफ द ऑर्गन। एक्चुअली ये ऑर्गन जो है इसका एक रिलीजियस आप कह सकते हो कनेक्शन है। ये चर्च में जो इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये चर्च का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका एक रिलीजियस आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस है। तो चर्च का ये इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करने का जो काम है वो किसने किया था? अकॉर्डिंग टू दिस पोएम वो जो है सेंट ऑफ म्यूजिक या इन्वेंटर ऑफ द ऑर्गन सेंट सिसिलिया को माना जाता है। सो आपको जो है ये बात ध्यान रखनी है। इसका जॉनरा जो है वो कैसा है? ओकेजन्स एंड कोरिक ऑड। एक्चुअली क्या है कि ये 7 स्टैंजा ये पोएम जो है, और प्लस एक लास्ट में एक ग्रैंड जो है कॉरस, ग्रैंड जो है इसके अंदर कॉरस है। तो आप कह सकते हो कि ये ओकेजन्स या कॉरिक जो है ऑड के रूप में लिखी गई थी, रिटन टू बी संग इन पब्लिक, यानी कि इसको पब्लिक में संग करने के लिए लिखा गया था, ना कि आप कह सकते हो और किसी वे के लिए। इसका मकसद क्या था? इसको पब्लिक में गाया जाना था। इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ बैलेड, है ना। इसको क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे बैलेड, जिसको नैरेटिव स्टाइल में जो है लिखा जाता है और जिसको गाया जाता है, तो उसको हम बैलेड कह सकते हैं। तो ये एक फॉर्म इसकी आप ये भी याद रख सकते हो कि इट इज अ काइंड ऑफ अ बैलेड। उसके बाद देखिए इसका थीम क्या है। एज आई टोल्ड यू, पावर ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स टू द जजमेंट डे।
आपको पता है कि जजमेंट डे का मतलब क्या होता है? डूम्सडे। डूम्सडे। और क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं कि जिसमें इस यूनिवर्स का जो है डिस्ट्रक्शन होगा, जिस दिन, आपको पता है ना कि ऐसे कहा जाता है कि जब कलयुग अपने पीक पे होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी ये सृष्टि जो है इसका अंत जरूर होगा। तो वो जो अंत है उसको क्या कहा जाता है? डूम्सडे या फिर जजमेंट डे जो है उसको कहा जाता है। यानी जो म्यूजिक है उसका रोल क्या है? वो आप कह सकते हो वो क्रिएट भी कर सकता है यूनिवर्स को, प्लस वो यूनिवर्स को डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक, जिसकी हम इस फॉर्म में जो है बात करने वाले हैं। आपके सामने ये कुछ जो है यहाँ पे स्टैंजा वाइज मैंने कैटेगराइजेशन कर रखा है। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको एक आउटलाइन जो है इससे मिलेगी। इस पोम में क्या है कि जो स्टेंजा 1 है ये 7 स्टेंजास में है एज आई टोल्ड यू, और जो 8th है वो आपका ग्रैंड कोरस है। यानी इसको वैसे 8 स्टेंजा कह सकते हो, नहीं तो 7 स्टेंजा प्लस जो है आपका एक इसमें क्या है? ग्रैंड कोरस है। तो देखिए, फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें क्या बात की जाएगी कि यूनिवर्स जो था वो क्योस में था। क्योस मतलब सब कुछ जो है उथल पुथल हो रखा था, और म्यूजिक ने क्या किया? एक यूनिवर्स की जो है क्रिएशन कर दी। यानी कैसे वो क्रिएट किया, कैसे जो है उसका क्रिएशन हुआ यूनिवर्स का, वो हमें पढ़ना है स्टेंजा नंबर फर्स्ट में। उसके बाद जो है सेकंड स्टेंजा में हम किसकी बात करेंगे? जूबल की बात करेंगे। देखिए, एक बिब्लिकल जो है ग्रीक आप कह सकते हो एक ये कैरेक्टर है जूबल, और ये अपनी जो वाइफ है, इनका जो वर्णन आया है जूबल का, वो जेनेसिस जो है, बाइबल के जेनेसिस पार्ट 21 में जो है इसका डिस्कशन आया है। तो जूबल जो है वो अपनी जो है लोस्ट वाइफ को ढूंढ रहे हैं, है ना, और वो ढूंढते ढूंढते जो है वो गाना गा रहे हैं। तो जो उनके जो है स्टेंजा 2 जो है उनके बारे में है, यानी जूबल्स लायर एंड पैशंस की बात की गई है स्टेंजा 2 के अंदर। उसके बाद देखिए, स्टेंजा 2 में जो है लायर की बात की गई, यानी 2 से लेकर के स्टेंजा नंबर 6, यहां तक हम किसकी बात करेंगे? इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से इमोशन जो हैं वो इवॉक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो कि नगाड़ा बजा करके युद्ध की जो है शुरुआत की जाती है। तो यानी नगाड़े को हम किससे रिलेट करते हैं? हम नगाड़े को, इस इंस्ट्रूमेंट को जो है युद्ध के साथ, वॉर के साथ जो है रिलेट करते हैं। जैसे फ्लूट होती है, फ्लूट किसके लिए होती है? फ्लूट जो है वो लवर्स के लिए होती है। फ्लूट जो बजाई जाती है उसकी मीठी जो ध्वनि है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? लव को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि वायलिन जो है, वायलिन वो इसके जो है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप कह सकते हो जेलसी को या एनवी को जो है वो कह सकते हो इवॉक करता है। देन वी हैव ऑर्गन। ऑर्गन, एज आई टोल्ड यू कि ऑर्गन जो है वो एक रिलीजियस जो है इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जो कि चर्च में जो है प्ले किया जाता है। और उसके बाद जो आपका 7th स्टेंजा है, इसमें आपको सिसिलिया और ऑर्फेस के बीच में जो है, सॉरी, जूबल का जो है मैंने ऑर्फेस का बता रहा था। ऑर्फेस जो है अपनी वाइफ को ढूंढ रहा होता है, ठीक है, वो लॉस्ट हो चुकी है, उसकी वाइफ खो गई है, तो ऑर्फेस अपनी वाइफ को ढूंढेगा, ना कि जूबल। जूबल का डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सिसिलिया जो है ऑर्फेस के बीच में कंपैरिजन किया गया है इन द स्टेंजा नंबर 7। और जो ग्रैंड कोरस है आपका, जो लास्ट जो स्टेंजा रहेगा वो ग्रैंड कोरस होगा, और वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स की बात करेगा। जैसे फर्स्ट में हमने बात की कि ये पृथ्वी जो थी वो क्योस में थी, यानी कंफ्यूजन, क्योस, इधर उधर उथल पुथल जो है इसके अंदर थी। लेकिन विद द पावर ऑफ म्यूजिक क्या हुआ? इस सुंदर सी जो पृथ्वी है इसका क्रिएशन हुआ, ठीक है। और एट द एंड जो लास्ट आपका ग्रैंड कोरस होगा, देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे जो है वही म्यूजिक जिसने क्रिएट किया था एक ब्यूटीफुल अर्थ को, वही उसके डिस्ट्रक्शन के लिए भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स डिस्कस द फर्दर डिटेल्स। देखिए, ये आपको पता है कि ये जो ऑड है, क्या है ये? ऑड है, सेलिब्रेट्स द पाइथागोरियन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक मंडन, ये हार्मनी ऑफ स्फीयर्स। तो आपको ये एग्जांपल जो है ध्यान रख लेना है इससे रिलेटेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, मेजर पोएटिक डिवाइसेस। अगर आप इस फॉर्म की बात करते हैं तो आपको यहां पर कुछ जो है साउंड, यानी जिन वर्ड्स को हम वैसे एग्जैक्टली जो है यहाँ पे प्रोनाउंस करके, प्रोनाउंस करके या फिर इनको जो है हम फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ साउंड होते हैं। जैसे स्नेक का जो है हिस साउंड हो गया,
जैसे क्रॉक क्रॉक साउंड हो गया। तो ये जो साउंड, जो साउंड जो है वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ओनोमोटोपिया, यानी वर्ड्स एको द साउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स एको द साउंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? ओनोमोटोपिया। जैसे कि एक लाइन आएगी, डबल 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 बीट। तो ये जो डबल 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 बीट है, ये बार बार जो है साउंड आपको क्रिएट करता हुआ, यानी साउंड जो है क्रिएट करने वाले, उसको एको करने वाले जो वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, ये आपके क्या हैं? ये ओनोमोटोपिया लिटरेरी डिवाइस के एग्जाम्पल है। नेचर अंडरनीथ अ हर्ब शार्प वायलेंस प्रोक्लेम। तो नेचर को इसमें आप देखोगे कि पर्सोनिफाई किया गया है थ्रू आउट द पोम। उसके बाद अल्यूजन्स भी यूज हुए हैं। अल्यूजन्स का मतलब होता है कि जब हम कोई मिथोलॉजिकल जो रेफरेंसेस हैं कहीं से उठा करके, जैसे बाइबल से जो है जूबल को लिया गया है, बिब्लिकल यहाँ पे रेफरेंस है ये, और फिर इसको ग्रीक जो है वहां से लिया गया है, और सेंट सिसिलिया जो है वो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती है। तो यहाँ पर जो अल्यूजन्स लिए गए हैं माइथोलॉजिकल यानी बिब्लिकल, ग्रीक और क्रिश्चियनिटी से, उसको हम क्या कहेंगे? अल्यूजन लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। ये डायप्सन जो है, ये आपको ध्यान रखना है। डायप्सन क्या है? द फुल कंपास ऑफ नोट्स एंडिंग परफेक्टली इन मैन। यानी एक तरह से ये भी एक इंस्ट्रूमेंट का ही नाम है जो कि यूज किया गया है इस पोम के अंदर, जो शो करता है द क्राउन ऑफ क्रिएशन, यानी मैन जो है उसका एग्जिस्टेंस में आना रिप्रेजेंट करता है इस पोम में डायप्सन। ठीक है, ये पोम जो है, एक और चीज ध्यान रखनी है कि इस पोम में कोई ऐसे पर्टिकुलर जो है इसको आयम्बिक पेंटामीटर में या किसी मीटर में प्रॉपर्ली नहीं लिखा गया है। कहीं कहीं आपको आयम्बिक जो है टेट्रामीटर मिल सकता है, बट इरेगुलर आयम्बिक लाइंस है जिससे इसके चेंजिंग इमोशनल मूड्स जो हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। क्योंकि आपको पता है, जब कुछ टाइम पहले जो, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर स्टैंजा 2 में किसी और इंस्ट्रूमेंट की बात की गई, 3 में किसी और की बात की गई है, 4 में किसी और चीज की बात की जाएगी। तो जो स्टैंजास में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि फ्लूट है वो लव को रिप्रेजेंट कर रहा है, वायलिन है वो जेलसी को, तो जो ये इमोशंस है ना उनके जो आगे पीछे हो रहे हैं, तो वो इरेगुलर जो लाइंस हैं या फिर इरेगुलर आयम्बिक लाइंस हैं, वो उनके इमोशनल मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज की गई हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। देन देखिए, यहां से हम लोग लेकर चलेंगे इस पोम के बारे में। देखिए, सबसे पहले इस पोम में आपको ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट है कि ये हमारे पास है यूनिवर्स। ठीक है, और यूनिवर्स जो है इसकी क्रिएशन कौन कर रहा है? म्यूजिक जो है, म्यूजिक यूनिवर्स के क्रिएशन में हेल्प करेगा। ठीक है, और एट द एंड इसके डिस्ट्रक्शन में भी कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है? वो भी म्यूजिक है। तो देखिए कैसे, फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन। अब देखिए, दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन, यानी अब तक क्या हो रहा था कि जैसे इस धरती के ऊपर इस तरीके से एटम्स जो हैं वो बिखरे हुए थे, यानी कुछ भी अरेंज नहीं था, हर तरफ क्या था? कियोस ही कियोस था। यानी शुरुआत हो रही है इस पोम की, कि इस पोम को ड्राइडन शुरू करते हुए कहते हैं कि अर्थ जो है वो पहले क्या थी? बहुत ही कियोटिक सिचुएशन में थी। एटम्स जो है वो इधर उधर जो है ऐसे ही गिरे पड़े थे। अचानक से क्या हुआ? फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी। यहाँ पे हार्मनी का मतलब क्या हुआ? म्यूजिक, कि जो दैवीय म्यूजिक है, हेवनली म्यूजिक मीन्स जो दैवीय म्यूजिक है, उसने क्या किया? इस यूनिवर्सल फ्रेम को शुरू किया। यानी जो हमारी ब्यूटीफुल अर्थ आज हमारे सामने एग्जिस्टेंस में है, इतने अच्छे से हम लोग जो है उसके ऊपर हार्मनी के साथ रह रहे हैं, उसकी शुरुआत किससे मानी जाती है? उस दैवीय जो है म्यूजिक से या संगीत से मानी जाती है। तो इसका आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। When nature underneath a heap of jarring atoms lay। अब देखिए, कब जो है ऐसा हुआ, यानी कब जो है यूनिवर्सल फ्रेम शुरू हुआ? जब नेचर जो है वो किसके नीचे? एटम्स के नीचे। जेरिंग का मतलब क्या है? जेरिंग का मतलब होता है कि क्लैशिंग, कि आपस में वो एटम्स जो हैं वो टकरा रहे थे, और जब वो एटम्स टकरा रहे थे तो वो हीप, उसके ऊपर से जो है जो नेचर जो है वो उस हीप के नीचे, एटम्स के हीप के नीचे जो है लेटी हुई थी। यानी ले, यहां पे देखिए नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है। नेचर ले करने का काम कौन करता है? वी ह्यूमन बींग्स। लेकिन यहां पे कौन कर रहा है? नेचर। एंड कुड नॉट हीव हर हेड। हीव का होता है अपलिफ्ट,
और नेचर जो है वो ऐसे धसी हुई थी, ऐसे उसके नीचे दबी हुई थी एटम्स के, कि वो जो है नेचर जो है वो क्या नहीं कर पा रही थी, वो अपने हेड को ऊंचा नहीं उठा पा रही थी। द ट्यूनफुल वॉइस वॉज हर्ड फ्रॉम द हाई। अचानक से क्या होता है, यहां से एक ट्यूनफुल जो वॉइस है वो सुनाई देती है। किसको सुनाई देती है? नेचर को। यानी यहां पे क्रिएशन ऑफ अर्थ की बात हो रही है। द ट्यूनफुल वॉइस वॉज हर्ड फ्रॉम हाई, अराइज ये मोर देन डेड। यानी नेचर को क्या कह रहे हैं, यहां पर वो वॉइस जो है वो बोलती है, ऊपर से जो आवाज आ रही है, अराइज ये मीन्स यू मोर देन डेड, यानी तुम तो डेड से भी ज्यादा डेड हो। यानी वो नेचर को कह रही है, वो वॉइस, कौन सी वॉइस? वो देवीय जो है वॉइस क्या कह रही है, ट्यूनफुल जो वॉइस है वो कह रही है कि अरे उठो, मोर देन डेड, यानी डेड से भी ज्यादा डेड, तुम उठो, देखो। देन कोल्ड हॉट मॉइस्ट एंड ड्राई, यानी कोल्ड हॉट मॉइस्ट एंड ड्राई मतलब जो जिन चीजों के नीचे, यानी जिस अर्थली जो है थिंग्स के नीचे, फॉर एन एग्जाम्पल आप कह सकते हो, हॉट का मतलब यहाँ पे फायर हो गया, मॉइस्ट का मतलब वाटर हो गया, ठीक है, ड्राई का मतलब एयर हो गया। तो ये जो एलिमेंट्स है कोल्ड हॉट मॉइस्ट एंड ड्राई, तो कहते हैं जिन देन कोल्ड हॉट एंड मॉइस्ट एंड ड्राई इन ऑर्डर टू देयर स्टेशन स्लीप। तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ हैं जिनकी यहाँ पे बात की गई है, ये क्या करते हैं, अपने स्टेशंस मतलब जो इनकी पोजीशन थी, यानी जिस स्थान पर ये थे वहां से ये क्या हुए, लीप मीन्स लीप इनटू होता है ना, जब आप अपनी मूवमेंट करना शुरू करते हैं, जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन से अचानक से आप अपलिफ्ट होना शुरू होते हो। यानी जैसे ही वो ट्यूनफुल वॉइस सुनाई दी तो ये अर्थली एलिमेंट्स जो है इन्होंने अपना जो पोजीशन है उससे थोड़ा सा मूव किया। एंड म्यूजिक्स पावर ओबे, और जो म्यूजिक है उसकी पावर को ओबे किया, यानी जो ट्यूनफुल वॉइस, जो म्यूजिक इनको सुनाई दिया उसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने एक्ट करना शुरू कर दिया। फ्रॉम हेवनली हार्मनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन। अब आप ये देखिए कि यहां पर जो है फ्रॉम हेवनली हार्मनी दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगैन, कि फिर से वही लाइन जो है यहाँ पे रिपीट हो गई, यानी फुल लाइन जो है आपकी रिपीट हुई है, तो इसको हम कह सकते हैं रीफ्रेन। यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, रीफ्रेन। रीफ्रेन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी लाइनें जो है पूरी पोम के अंदर, चाहे वो दो या दो से अधिक बार जो है वो रिपीट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको रीफ्रेन का यूज हुआ है, ये कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ये लाइन थी फ्रॉम हेवनली हार्मनी, और यहाँ अगेन सेम लाइन जो है रिपीट हुई है। From harmony to harmony, through all the compass of the notes it ran, the diapason closing full in man। यानी यहाँ पे कहना चाहता है कि जो म्यूजिक है ना, जो म्यूजिक है उसने उसके जो नोट्स हैं, जब वो जैसे होता है ना कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है कोई, और जैसे डायपसन की यहाँ पे बात की गई, तो उसके अंदर जो तार हैं, यानी जब एक तार बजा, दूसरा बजा, तीसरा बजा, जब वो सारे नोट्स एक साथ बजे तो क्या हुआ, ऑल द कंपास ऑफ द नोट्स इट रैन, यानी जब सारे जो नोट्स है उनके ऊपर जब ये ऐसे जो है रन हुआ, द डायपसन क्लोजिंग फुल इन मैन, तो क्या हुआ, फुल इन मैन, यानी जो डायपसन है जब वो बंद हुआ तो उस टाइम पे किसका एग्जिस्टेंस हुआ, किसका जन्म हुआ, फुल इन मैन मतलब एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का। यानी यहां पर इस पूरे पैराग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि इस यूनिवर्स का जो क्रिएशन होता है, जो मैन है उसका जो है कंप्लीट जो एग्जिस्टेंस है वो किसके थ्रू हुआ है, थ्रू द म्यूजिक। तो आप कह सकते हो इस पूरे पैराग्राफ से कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी सृष्टि है, उसके जन्मदाता कौन है, वो हेवनली हार्मनी या म्यूजिक है। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। देखिए इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। दीज आर दी starting these sentences are the starting point of the creation of earth, कि जैसे इसमें हम बात कर चुके हैं कि द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई, कैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। जैसे वो सब कुछ जो है केओस में था, कुछ भी ऑर्डर में नहीं था, सब कुछ जो है सिक्सेस एंड सेवंस में जो है इधर उधर बिखरा हुआ था। अचानक से एक जो है ट्यूनफुल वॉइस जो है वो स्काई से
आती है और जो नेचर है जो अपने पोजीशन पे लेटी हुई थी उसको जो है वो सुनाई देती है और ऑल ऑफ अ सडन वो अपनी पोजीशन अपने स्टेशन से जो है ऊपर उठती है और धीरे धीरे जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, वो ओबे करती है म्यूजिक की पावर को और इस प्रकार जो है एक ह्यूमन बीइंग का जन्म होता है. सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. हमने बात की क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इन द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टैंजा. वी आर गोइंग टू डिस्कस द जुबल एंड द पैशंस. अब देखिए स्टैंजा 2 में क्या बात करेंगे. व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल. अब देखिए यहां पे कह रहा है कि म्यूजिक जो है कौन सा ऐसा पैशन, कौन सा ऐसा इमोशन, पैशन मीन्स यहां पर क्या हुआ, इमोशन. यानी यहां पे हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि सेकंड पॉइंट के अंदर जैसे हमने एक पावर तो देखी म्यूजिक की कि वो क्या कर सकता है, यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है. अब सेकंड में क्या बात करेंगे कि ऐसा कौन सा जो है इमोशन है जिसे म्यूजिक रेज नहीं कर सकता. क्वेल का मतलब होता है शांत नहीं कर सकता. यानी म्यूजिक चाहे, यानी गाना कोई म्यूजिक है, वो म्यूजिक चाहे तो किसी इंसान को एनर्जेटिक कर सकता है और म्यूजिक चाहे तो किसी भी इंसान को क्या कर सकता है, वो सैड भी कर सकता है. सो यू नो द पावर. जब आप कोई एनर्जेटिक, जैसे मान लीजिए कोई डांस वाला गाना जो है आपके घर के आसपास स्पीकर पे चल रहा है तो आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक फील करते हो, आपका नाचने का मन करता है. लेकिन जब आपके मान लीजिए कोई आसपास में कोई ऐसा सैड म्यूजिक चला रखा हो जिसमें आपको जो है इमोशंस आपके अंदर कैसे फील हो, आपको एकदम सैडनेस, ग्लूमी और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा हो कि मैं तो डिस्ट्रॉय हो गया हूं, चाहे आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हो बट स्टिल आप सैड सॉन्ग सुन करके बिल्कुल सैड हो जाते हो. सो दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक जिनकी ड्राइडन यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो देखिए ऐसा कौन सा इमोशन है जो म्यूजिक रेज नहीं कर सकता या शांत नहीं कर सकता. व्हेन जुबल स्ट्रक द कॉर्डेड शेल. अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपसे एक क्रोनो पूछा जा सकता है कि जिन इंस्ट्रूमेंट्स की बात हुई है उनको आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बताना है इस फॉर्म के अंदर. तो सबसे पहले जो आया है वो आया है हमारा कॉर्डेड शेल. कॉर्डेड शेल शंख जो होता है उसके लिए कह सकते हैं. जब जुबल जो है उसने कॉर्डेड शेल को स्ट्रक किया मतलब उसने उसको बजाना शुरू किया. हिज लिसनिंग ब्रेथरन स्टूड अराउंड. ब्रेथरन का मतलब होता है पीपल या लव्ड, डियर एंड नियर वंस. आप इसको ऐसे कह सकते हो, डियर एंड नियर वंस. तो क्या हुआ, जब व्हेन जुबल स्ट्रक द कॉर्डेड शेल हिज लिसनिंग ब्रेथरन स्टूड अराउंड. जैसे ही उसने, जैसे कान्हा जो है अपनी बांसुरी बजाते थे तो उसके आसपास गोपियां और जो है उसके बाकी जो पीपल होते थे वो आसपास आकर के खड़े हो जाते थे ना. ये आप यहां पर ज्यूम कर सकते हो कि जैसे ही जुबल जो है उसने स्ट्रक किया कॉर्डेड शेल को तो उसके जो आसपास नियर एंड डियर वंस थे वो आकर के खड़े हो जाते हैं. एंड वंडरिंग मीन्स वो सारे हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं. On their faces fell to worship that celestial sound. यानी जैसे ही वो साउंड उनके कानों में पड़ता है तो उनके जो हेड है वो बो डाउन हो जाते हैं. फेसेस फेल का मतलब क्या है यहाँ पे, बो डाउन हो जाना यानी सिर झुकाना. किस लिए सिर झुकाना, वो सेलेस्टियल साउंड यानी जो देवीय म्यूजिक, जो वो साउंड उनके कानों में गिरता है तो खुद ब खुद जो है उनकी जो सिर है वो झुक जाते हैं. उसको क्या करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, उस साउंड की पूजा करने के लिए जो है उनके सिर खुद ब खुद झुक जाते हैं. Less than ago they thought there could not dwell within the hollow of that shell. अब वो क्या कहते हैं कि जो कॉर्डेड शेल है उसकी जब उनको म्यूजिक, उसका जो साउंड उनको सुनाई देता है तो वो लोग कैसा फील करते हैं, उन्हें लगता है कि ये किसी भगवान से तो कम नहीं है. यानी ऐसा लगता है कि वो जो म्यूजिक है जो उनके कानों में गिर रहा है ऐसे लगता है कि जैसे भगवान साक्षात वहां पर निवास कर रहे हों. आप समझ गए होंगे मेरी बात. That spoke so sweetly and so well. अब वो कह रहे हैं कि वो म्यूजिक जिसमें एक साक्षात भगवान का जो है निवास है वो कितना स्वीट और कितना ही अच्छे से गाया गया है. तो आप कह सकते हो कि इस पैराग्राफ में जुबल जो है उसके मेस्मराइजिंग जो है, जो मेस्मराइजिंग जो उसकी परफॉर्मेंस है उसकी बात की गई है और उसको किससे कंपेयर किया गया है, गॉड के साथ कंपेयर किया गया है. और फिर से लाइन आती है, व्हाट पैशन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल. कि कौन सा ऐसा इमोशन है जिसे म्यूजिक
जो है जगा नहीं सकता और जिसे दबा नहीं सकता, यानी ऐसी कोई भी दुनिया में चीज, कोई भी ऐसा इमोशन नहीं बना जिसे म्यूजिक अराइज नहीं कर सकता। सो दिस इज अबाउट दिस सेकेंड वन। इसमें हम लोगों ने बात की जुबल की, जो कि एक बिब्लिकल रेफरेंस यहां पर यूज किया गया है। जुबल जो है अल्यूजन आप कह सकते हो, बिब्लिकल रेफरेंस है जो कि बाइबल के जो जेनेसिस जो है वहां से लिया गया है पार्ट 1 से। तो आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट कॉर्डेड शेल फर्स्ट। जो पहला इंस्ट्रूमेंट आया है वो आया हमारे पास कॉर्डेड शेल। कॉर्डेड का मतलब क्या होता है? टॉर्टॉइस शेल यूज्ड एज अ लायर। ठीक है, टॉर्टॉइस से बना होता है, कछुए से बना हुआ शेल होता है, यूज्ड एज अ लायर, जिसको लायर के रूप में यूज किया जाता है। देन यू हैव स्टैंजा नंबर 3। आई होप यू आर एंजॉयिंग द पोम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो आपको इनका एक तो क्रोनो पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स का, प्लस इसके अंदर जो एल्यूजन्स यूज किए गए हैं वो कौन सा स्टैंजा में यूज हुए ये, प्लस जो इंस्ट्रूमेंट जिस इमोशन को इवोक करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट जो है स्टैंजा नंबर 3 देखिए, ट्रम्पेट एंड ड्रम की जो है बात हुई है। अब आप देखिए, जब ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, है ना, क्या किया जाता था? उसके बाद युद्ध होता था। तो डेफिनेटली आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा। इसमें वॉर को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रम्पेट एंड ड्रम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा इमोशन इवोक होता है? वॉर का। यानी कोई जो है सैनिक मान लो बहुत ही लेजीनेस के साथ ऐसे ही जो है लेटा हुआ है और अचानक से ढोल नगाड़े की आवाज सुनकर एकदम तैयार होकर के, रेडी होकर के और युद्ध में निकल पड़ता है। तो ये पार है किसकी? ट्रम्पेट की, कि चलो युद्ध का बुलावा आया है, युद्ध करने चलते हैं। तो देखिए कैसे, द ट्रम्पेट्स लाउड क्लेंजर। क्लेंजर का मतलब क्या होता है? देखिए, जब टू मेटालिक थिंग्स जो हैं, जब उनको आपस में ऐसे जैसे ऐसे आपस में जो है उनको बजाया जाता है तो उसमें से एक साउंड क्रिएट होता है। तो आप उस साउंड के लिए यहाँ पे यूज किया गया है द ट्रम्पेट्स लाउड क्लेंजर। जो ट्रम्पेट है उसका जो लाउड जो मेटालिक साउंड है, एक्साइट अस टू आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे? कि ये जो है, आर्म्स का मतलब वॉर। ठीक है, कि जो ट्रम्पेट का लाउड क्लेंजर जो साउंड है वो हमारे अंदर कौन सा इमोशन इवॉक करता है? कि चलो खड़े हो जाओ, युद्ध करना है, युद्ध का समय हो गया है। यानी एक्साइट करता है हमें आर्म्स के लिए, यानी वॉर करने के लिए। विथ श्रिल नोट्स ऑफ एंगर एंड मॉर्टल अलार्म्स। मॉर्टल अलार्म्स का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर डेडली वार्निंग साउंड्स। देखिए, विद श्रिल नोट्स ऑफ एंगर, यानी इससे आपके अंदर क्या होता है? श्रिल, श्रिल मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एंगर, है ना। तो श्रिल नोट्स ऑफ एंगर, यानी उनसे आपके अंदर क्या क्रिएट होता है? कि देखो दुश्मन ने हमला कर दिया है, तो आपको गुस्सा आएगा, आपके अंदर एंगर आएगा, और उस एंगर के साथ साथ जो है डेडली वार्निंग साउंड जो है वो भी आपको सुनाई देंगे। तो आप कह सकते हो कि ट्रम्पेट जो है उसके जो क्लेंजर की साउंड है उससे क्या होता है? उससे आर्म्स जो है वॉर करने के लिए हम एक्साइट हो जाते हैं, हमारे अंदर एंगर आ जाता है और हमें मॉर्टल अलार्म्स मिलती हैं। यानी डेडली वार्निंग साउंड्स के रूप में काम करता है ट्रम्पेट। द डबल 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 बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम, यानी जब बार बार उसको बजाया जाता है तो उसका जो साउंड है, यानी ओनोमोटोपेया जो है, मैं ओ लिख देती हूं यहाँ पे, ओनोमोटोपेया जो है लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है, डबल 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 बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम। यानी जैसे उसको बजाया जाता है, जो उसकी आवाज है, क्राइस, तो उससे क्या जो है इमोशनल इवोक होता है? हाक। हाक का मतलब लिसन, सुनो। द फोर्स काम, फोर्स का मतलब होता है एनिमी। वो चीख, वो आवाज क्या कहती है? कि सुनो, द फोर्स काम, कि दुश्मन आ गया है। चार्ज, चार्ज, इट्स टू लेट टू रिट्रीट। चार्ज, चार्ज मीन्स आपको आगे बढ़ो। चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है? कम फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दिस टू लेट टू रिट्रीट, कि पीछे हटने का समय नहीं है, यानी इससे पहले कि देर हो जाए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कि ये किसको जो है किसकी बात कर रहा है? ट्रम्पेट की बात कर रहा है। कि ट्रम्पेट का जो साउंड है जब सुनाई देता है तो इससे पता चलता है कि युद्ध होने वाला है। और युद्ध होने वाला है इसका मतलब आपके अंदर क्या क्रिएट होता है? एंगर, और आपके अंदर मॉर्टल अलार्म्स का जो है क्रिएशन होता है। और जो साउंड है, थंडरिंग साउंड है, वो क्या कहता है? कि सुनो, एनिमी आ चुका है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इससे पहले कि देर हो जाए। सो आई होप यू गॉट दिस स्टैंजा 2. Moving on to the next one, stanza 4 and 5.
देखिए स्टेंजा 4 एंड 5 देखिए, स्टेंजा जो 4 है वो सबसे छोटा स्टेंजा माना जाता है। सबसे बड़ा कौन सा था? अप्रोक्सीमेटली 15 लाइंस का, यानी सबसे जो आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट जो स्टेंजा है इस पोम का। ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट स्टेंजा कौन सा है? आपको पता है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स लगभग 1 to 15 लाइंस आपकी कवर करता है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट स्टेंजा ऑफ द पोम आपका स्टेंजा नंबर 1 कौन सा है? स्टेंजा नंबर 1 वो है जो 15 लाइंस को कवर करता है। और शॉर्टेस्ट आपसे पूछे कि शॉर्टेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा है आपका स्टेंजा नंबर 4। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। स्टेंजा 4 क्या कहता है? द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट। आपको पता है फ्लूट किसको रिप्रेजेंट करती है? लव को। इन डाइंग नोट्स डिस्कवर्स द वूज ऑफ होपलेस लवर्स हुज डर्ज इज विस्पर्ड बाय द वॉबलिंग ल्यूट। अब देखिए स्टेंजा नंबर 4 फॉर F4 और F4 फ्लूट। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लूट का जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन से स्टेंजा में हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है स्टेंजा नंबर 4। अब आपको पता है फ्लूट जो बजती है वो किसका, कौन सा इमोशन हमारे अंदर क्रिएट करती है? लव का इमोशन। आप फ्लूट से ध्यान रखेंगे, लव का इमोशन। अब देखिए जो सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट, यानी ये एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं किसके लिए? फ्लूट के लिए। इन डाइंग नोट्स डिस्कवर्स, यानी जब इस फ्लूट को बजाया जाता है तो क्या होता है? इससे जो है द वूज ऑफ होपलेस, वूज का मतलब होता है जो दुखड़े हैं, जो दर्द है किसके? होपलेस लवर्स, यानी ऐसे लवर्स जिनकी उम्मीद बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, उन लवर्स के जो दुखड़े हैं उनको कौन जो है रिप्रेजेंट करता है? फ्लूट। यानी अगर कोई जो लवर है, अगर उसको जो है दुख है तो वो क्या करेगा? अपनी कंप्लेंट करने के लिए वो फ्लूट को बजाएगा, है ना। तो ये जो इमोशन है आपका होपलेस लवर्स के दुखड़े को जो है वो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए फ्लूट का यूज किया गया है। Whose dirge is whispered by the wobbling lute, यानी डर्ज का मतलब होता है शोक गीत। डर्ज का मतलब क्या होता है? डेथ सॉन्ग कह सकते हो आप, ठीक है, एलिजी काइंड ऑफ। डर्ज मतलब होता है शोक गीत, ठीक है। Whose dirge is whispered, यानी उसके जो डर्ज हैं, उसके जो शोक गीत हैं, वो कौन? फ्लूट के थ्रू जो है वो क्या किए जाते हैं? विस्पर्ड, मतलब धीरे धीरे जो है उनको बजाया जाता है। किसके थ्रू? फ्लूट के थ्रू। देखिए यहां पे वॉबलिंग का मतलब सिंगिंग विद ट्रिल्स। ट्रिल्स, सिंगिंग विद ट्रिल्स मतलब बहुत जो है आप कह सकते हो सॉफ्टनेस के साथ या दुख के साथ जो है उनको बजाया जाता है। उसके बाद देखिए ये आपको फोर्थ समझ में आ गया होगा। फोर्थ जो पैराग्राफ स्टेंजा है आपका, दिस डिस्क्राइब्स अबाउट द फ्लूट एंड फ्लूट स्टैंड्स फॉर व्हाट? लव। और जो लव से हारे हुए जो होपलेस लवर्स होते हैं उनके दुखड़ों को अगर, उनके शौक गीत को अगर जो है हमने रिप्रेजेंट करना है तो किसके थ्रू करेंगे? फ्लूट के थ्रू। उसके बाद है आपका स्ट्रेंजा नंबर 5, ये करता है वायलेंस। एंड वायलेंस एज यू नो, वायलेंस जो है वो जेलसी के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। यानी अगर आपके अंदर कोई इमोशन, यानी जेलसी वाला इमोशन किसी के अंदर आपको इवॉक करना है तो प्ले वायलेंट। वायलेंट क्या करता है? शार्प वायलेंस प्रोक्लेम देयर जेलस पैंग्स एंड डेस्परेशन, फ्यूरी, फ्रैंटिक इंडिग्नेशन, डेप्थ ऑफ पेन्स एंड हाइट ऑफ पैशन फॉर द फेयर डिसडेनफुल डेम। डिसडेनफुल डेम का मतलब क्या हुआ? बहुत ही ब्यूटीफुल लेकिन जो है इगोइस्ट, घमंडी सी जो डेम यानी लड़की होती है, अगर उसको जो है आपने जलाना है, उसको जो है आप कह सकते हो अपने डेप्थ ऑफ पेन्स और हाइट ऑफ पैशन को शो करना है उस डिसडेनफुल डेम के लिए, तो आपको क्या बजाना है? शार्प वायलिन। यानी शार्प वायलिन जो है वो किसको इवॉक करता है? वो करता है एनवी को, जेलसी को। तो यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो फोर्थ स्टैंजा है दैट स्टैंड्स फॉर लव, वू, and the stanza 5 stands for jealousy. I hope you got it. Then you have second last stanza, that is, but oh, what art can teach, what human voice can reach, the sacred organ's praise. अब देखिए stanza 6 में क्या बात की गई है कि आर्ट जो है but अरे what art can teach, what human voice can reach, the sacred organ's praise. It means कि यहां पर ये चर्च का रिलीजियस जो है ऑर्गन आ गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गन का जो जिक्र हुआ है वो कौन से स्टेंजा में हुआ है, नन अदर देन स्टेंजा नंबर 6। जो स्टेंजा 6 में ऑर्गन की बात की गई है उसमें ये कहा गया है कि
कौन सी आर्ट है जो है व्हाट आर्ट कैन टीच, कि आर्ट जो है कौन सी आर्ट है जो टीच कर सकती है, कौन सी ऐसी वॉइस है जो इस तक पहुंच सकती है, किस तक, सैक्रेड ऑर्गन्स प्रेज। यानी ऐसी आज तक कोई आर्ट नहीं बनी, ऐसी कोई ह्यूमन वॉइस नहीं बनी जो ऑर्गन की जो है प्रेज कर सके। यानी ऑर्गन की स्तुति करने के लिए आज तक ऐसी कोई आर्ट या कोई ह्यूमन वॉइस नहीं बनी जो उसको कंप्लीटली क्या कर सके, प्रेज कर सके। ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन मतलब जो होली, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जो चर्च के अंदर बजाया जाता है, उसकी बात यहां पर हो रही है। यानी आज तक जो है ऐसी कोई आर्ट या ऐसी कोई ह्यूमन वॉइस नहीं बनी जो ऑर्गन की प्रेज कर सके। अब देखिए, ये हो गया आपका स्टैंजा नंबर 6 एंड दिस इज योर स्टैंजा नंबर 7, जिसमें मैंने बताया था देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन सिसिलिया एंड ऑर्फियस। अब देखिए, ऑर्फियस क्या था? ऑर्फियस जो है वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए जो है सॉन्ग गाता है ना। तो जैसे वो अपनी वाइफ को ढूंढते ढूंढते गीत गाते हुए चल रहा होता है, तो उसकी जो पार है, यानी उसके सॉन्ग की जो पार है वो इतनी पावरफुल होती है कि सारे एनिमल्स, ह्यूमन तो क्या, सारे एनिमल्स, ट्रीज उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। यानी दिस शोज द पावर ऑफ म्यूजिक। ऑर्फियस जो है कुड लीड द सैवेज रेस, यानी ऑर्फियस के अंदर ये पार है कि वो ही क्या कर सकता है, सैवेज रेस को, सैवेज रेस मतलब जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, सिर्फ उसी के अंदर पार है कि वो अपने पीछे उनको लगा सकता है। और उसके म्यूजिक को सुन करके जो ट्रीज हैं वो अनरूटेड हो जाती हैं, यानी वो अपने प्रेस, यानी अपनी जगह से, यानी उसके म्यूजिक में वो पार होती है कि जो ट्रीज हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तो क्या, जो ट्रीज हैं वो भी अपने जो है जड़ों से उखड़ जाती हैं, यानी उसके पीछे पीछे चलने के लिए। सिक्वेशियस ऑफ द लायर, यानी एक्सपर्ट। सिक्वेशियस का मतलब क्या है, एक्सपर्ट। कि जो ऑर्फियस है वो लायर बजाने के लिए क्या है, बहुत ही एक्सपर्ट है। लायर बजाने में क्या है, बहुत ही एक्सपर्ट है। यानी दिस शोज एग्जैजरेशन। आप सोच सकते हो कि किस तरीके से जो है यहां पे इस बात को एग्जैजरेट किया गया है कि ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, वो भी अपरूटेड हो जाती हैं। क्या करने के लिए, उसके साउंड को जो है सुनने के लिए, यानी ऑर्फियस के म्यूजिक को सुनने के लिए। बट ब्राइट सिसिलिया रेज्ड द वंडर हायर when to her organ vocal breath was given, an angel heard straight appeared mistaking earth for heaven. So this is very important. इसमें देखिए यहां पे कंपैरिजन है, बट का मतलब क्या है, कंट्राडिक्टरी। कि जो यहाँ पे ऑर्फियस की पार की बात की गई है उससे अधिक पावरफुल यहाँ पे कौन है, वो है हमारे सेंट सिसिलिया। सेंट सिसिलिया की जो पार है वो क्या है, रेज द वंडर हायर। कि वो तो क्या कर सकती है, इससे भी ज्यादा जो है हायर लेवल तक जो है क्या कर सकती है, जो रेज कर सकती है इमोशंस को, इवोक कर सकती है पैशन को। वेन टू हर ऑर्गन, यानी जब वो ऑर्गन को प्ले करती है, वोकल ब्रेथ वाज गिवन। यानी जब वो ऑर्गन को प्ले करती है, यानी उसको वोकल ब्रेथ देती है, उसमें फूंक मारती है, एंजल हर्ड। तो एक एंजल जो है उस वोकल कोड को, यानी उस वोकल ब्रेथ को जो है सुनती है, यानी ऑर्गन को सुनती है, तो क्या होता है, स्ट्रेट अपीयर्ड मिस्टेकिंग। वो डायरेक्टली क्या करती है, प्रकट हो जाती है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ये समझ के कि शायद ये हेवन है। इट मीन्स कि जो सिसिलिया है उसके म्यूजिक में पार की बात की गई कि इवन देवी जो शक्तियां हैं वो भी अर्थ को हेवन समझ लेती हैं। किसकी पावर से, जब सिसिलिया अपने ऑर्गन को प्ले करती है। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स की या ट्रीज की बात हो रही थी, सिसिलिया में तो पार जो है ऑर्फियस से भी ज्यादा, यानी द मोस्ट पावरफुल जो है आप कह सकते हो सिसिलिया है, सेंट सिसिलिया, जिसकी आवाज, जिसके सुर की जो है ध्वनि को सुन करके इवन एंजल्स भी अर्थ को क्या समझ लेती हैं, उसको हेवन समझ लेती हैं। आई होप यू गॉट दिस टू स्टेंजास, स्टेंजा नंबर 6 and 7. Then we have the last grand chorus. First stanza में we have discussed the creation of the universe. Then stanza number 2 to 6 we have discussed the instruments. And the last stanza number 7 we have seen the comparison between Orpheus and Saint Cecilia. Now we are going to discuss about the grand chorus and the final destruction. Yes, इसको देखिए. As from the power of sacred lace, the sphere began to move. अब आपको पता है, as from the power of sacred lace,
the spheres began to move and sung the great Creator's praise to all the blessed above. So when the last and dreadful hour this crumbling pageant shall devour, the trumpet shall be heard on high, the dead shall live, the living die, and music shall untune the sky. तो इसमें ये कह रहे हैं, देखो सैक्रेड लेस का मतलब क्या होता है? हॉली सॉन्ग्स. पेजेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल टेम्पररी शो या वर्ल्ड. जो यूनिवर्सल पेजेंट का मतलब क्या है? जो टेम्पररी जो है यूनिवर्सल शो, उसके लिए. अनट्यून का मतलब क्या हो? डिसॉल्व कॉस्मिक ऑर्डर या हार्मनी. तो देखिए इसमें क्या है कि एज फ्रॉम द पावर ऑफ सैक्रेड लेस. पावर ऑफ सैक्रेड लेस का मतलब क्या है? कि जो हॉली सॉन्ग्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हॉली सॉन्ग्स है, कि जैसे कि जो अगर हम देखें हॉली सॉन्ग्स की पार्ट को देखें तो उससे क्या हुआ? द स्फेयर्स बिगैन टू मूव. स्फेयर्स का मतलब क्या होता है? आप यहां पर ये ले सकते हो कि जो एटम्स हैं, जो अर्थ के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो क्या करना शुरू कर देते हैं? अपने ऑर्बिट पर मूव करना शुरू कर देते हैं. एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज टू ऑल द ब्लेस्ड अबव. और क्या करते हैं? वो क्या गाना गाते हैं? जो हॉली सॉन्ग्स है वो किसके बारे में है? क्रिएटर की प्रेज के बारे में है. यानी वो परमात्मा की या यूनिवर्स के जो क्रिएटर हैं उनकी प्रेज के में गाए गए हैं. टू ऑल द ब्लेस्ड अबव. और वो जो इस दुनिया से क्या है? ऊपर जा चुके हैं, जो स्वर्ग में जा चुके हैं, उनके लिए. सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आर, तो जब ये लास्ट और ड्रेडफुल आर आता है, यानी जब ये अंतिम घड़ी आती है, यानी जब डूम्सडे जजमेंट डे आता है, तब क्या होता है? दिस क्रम्बलिंग पेजेंट शेल डिवोर. यानी जो क्रम्बलिंग पेजेंट है, ठीक है, यानी ये जो हिलता डुलता सा जो आप कह सकते हो जो यूनिवर्स है, जो टेम्पररी यूनिवर्स है, ये क्या कर लेता है? डिवोर कर लेता है. डिवोर का मतलब होता है निगल लेना. ठीक है, क्या कर लेता है? ये निगल लेता है. The trumpet shall be heard on high, the dead shall live, the living die. तो the trumpet of shall be heard. तो जब ट्रम्पेट जो है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी आवाज जब हाई, यानी ऑन हाई मतलब जब हाई नोट पे उसको सुना जाता है, तो क्या होता है? जो डेड है वो तो जिंदा हो जाता है, और जो जिंदा है वो क्या हो जाता है? मर जाता है. और इस तरीके से क्या होता है? म्यूजिक शेल अनट्यून द स्काई. और इस प्रकार से म्यूजिक ही क्या करता है? इस पूरी स्काई को अनट्यून कर देता है. अनट्यून का मतलब डिस्ट्रक्ट कर देता है. सो दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक, कि म्यूजिक क्या कर सकता है? म्यूजिक जो है वो क्रिएटर की प्रेस कर सकता है. जो ब्लेस्ड यानी जो अब स्वर्ग में जा चुके हैं, उनको क्या कर सकता है? उनके जो अंतिम समय है, उस समय को क्या कर सकता है? वो स्तुति कर सकता है. दिस क्रम्बलिंग पेजेंट शेल डिवोर, द ट्रम्पेट शेल बी हर्ड ऑन हाई, द डेड शेल लिव. यानी इसकी जो आवाज है, उस आवाज से क्या होता है? जो जिंदा है वो, जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो जाते हैं, और जो जिंदा है वो क्या है? मर जाते हैं. ये जो है म्यूजिक की पावर है, जो क्या कर सकती है? इस स्काई को भी अनट्यून कर सकती है. यानी इस धरती को, जो टेम्पररी यूनिवर्स है, जो पेजेंट है, उसको अनट्यून यानी डिस्ट्रॉय कर सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ म्यूजिक, जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के जो है इमोशंस को इवोक करने का काम करता है. और इस प्रकार से इस पोएम के एंड में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो म्यूजिक है उसको डिवाइन माना है जॉन ड्राइडन ने. वो कहता है कि म्यूजिक इज क्रिएटर एज वेल एज डिस्ट्रॉयर टू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू गॉट द आइडिया कि ये पोएम जो है किस चीज के बारे में है, एंड यू आर गोइंग टू you are going to crack this exam. और आपका एग्जाम जो है अभी थोड़े दिन बचे हैं, तो आप उसके लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली जो है प्रिपेयर रखें. एंड ऑल द बेस्ट. आई होप यू आर डूइंग वेल. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो.